गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और उसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फोर्थ यूनिट का वो कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के लिए देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि अभी तक आपने जस्ट 10th क्लास में डीसी करंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। या इससे पहले हम कहें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेकेंड यूनिट में हमने डीसी करंट के बारे में स्टडी किया कि जो भी हमारे पास डीसी करंट होता है, को जो भी डीसी सर्किट होता है, उसके अंदर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर डीसी सर्किट की, तो डीसी सर्किट के अंदर हमारे पास क्या आता है? एक तो आता है सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो कि हमारे पास बैटरी या सेल हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि इस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते थे। और इस बैटरी से जो भी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होता है, उसको हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, एक कंपोनेंट होता है डीसी सर्किट का, जिसकी हेल्प से आप कंट्रोल कर सकते हो करंट को, और वो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। क्लियर? और आपने ओम्स लॉ भी स्टडी किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR, where V is the potential difference applied by the cell और बैटरी, ठीक है। अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारे पास डीसी सर्किट है ना, जितने भी हमारे अप्लायंस है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, एसी जनरेटर है, ठीक है, इनके अंदर जो करंट हम यूज करते हैं वो बेसिकली एसी होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग करंट को यूज करने के दो एडवांटेज बताता हूँ। टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसी ओवर डीसी। हम डीसी यूज करने के बजाय एसी यूज करते हैं। अभी ये स्टार्टिंग है, इसलिए आपको सिर्फ दो एडवांटेज बताए जा रहे हैं। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, लास्ट के अंदर हम आपको बहुत सारे एडवांटेज बताएंगे, क्योंकि तब तक आप अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, पहला जो एडवांटेज है वो क्या है। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी है हमारे पास डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि एसी कैन बी कन्वर्टेड into another magnitude by using ट्रांसफॉर्मर। देखो, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम लो वोल्टेज को हाई कर सकते हैं और हाई वोल्टेज को लो कर सकते हैं, यानी कि हम एसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी वोल्टेज को हम चेंज नहीं कर सकते, डीसी वोल्टेज कांस्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है AC used, AC is preferred for transferring electricity over a large distance, because loss of energy is much less in case of AC
देन डीसी। जब भी हमें किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है तो हम उसको एसी की फॉर्म में करते हैं, डीसी की फॉर्म में नहीं करते, क्योंकि डीसी की फॉर्म में जो एनर्जी का जो लॉस होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली दो एडवांटेज थे। इसके बाद आता है हमारे पास एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इज चेंज इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी शॉर्ट टाइम। एक स्मॉल टाइम के बाद, या हम कहें एट एवरी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ एसी चेंज। एसी की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहती है। क्लियर? सो वी कैन रिप्रेजेंट them as a function of साइन और कोसाइन। जो AC है उसको हम फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, अभी AC करंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो DC करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? सिंपल, DC करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली लिखते थे I। AC करंट के लिए हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप लिख सकते हैं और I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर? अब अगर हम इसको उठाएं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से जो I है वो क्या है हमारे पास? I इज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी समय जब हमने करंट की वैल्यू नोट की तो वो हमारे पास क्या थी? आई नॉट इज मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमने लिखा है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब है कि आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा, ओमेगा यहां पर है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी इज टाइम, वो टाइम जब हमने करंट की वैल्यू चेक की इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर? इसी तरीके से हम कॉस के लिए भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि जो करंट है उसको आप साइन और कोसाइन की टर्म में लिखेंगे। मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट कीजिए। अब देखिए, अगर हम एसी को साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास साइन का जो फंक्शन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन ऑफ साइन। इस तरीके से हमारे पास चलता है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। यहां से करंट चलना स्टार्ट करता है अगर हम बात करें तो, और यहां पर आकर इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहां तक आने के लिए, यहां तक करंट को फ्लो होने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो है टी। ठीक है, अभी आपको पता है मैंने यहां पर लिखा था ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन होता है। ठीक है,
और हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। अभी यहाँ पर जो t है वो क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल लें, ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं कंप्लीट साइकिल के दौरान भाई फर्स्ट हाफ साइकिल में जो AC की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है और सेकंड हाफ साइकिल में जो AC की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी कि अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के दौरान AC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। और एक बात है कि जब हमने DC सर्किट यूज किया तो DC सर्किट के अंदर आपने ओनली एक ही कंपोनेंट यूज किया था, एक ही डिवाइस यूज किया था जो कि करंट को कंट्रोल करता है, और वो था हमारे पास रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पर हम इन AC सर्किट वी यूज टू मोर कंपोनेंट which are inductor and capacitor। ठीक है भाई, यहां हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट और यूज करेंगे विद रजिस्टर। रजिस्टर के साथ साथ दो कंपोनेंट इंडक्टर और कैपेसिटर भी यूज होंगे। ठीक है, अभी यहां से हमारे पास आता है कि अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंडक्टर, हम कह सकते हैं कि इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होगा, V इज इक्वल्स टू L di/dt। आपको पता है कि कोई भी जो कॉइल है उसके अंदर जो EMF इंड्यूस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां से हमने डायरेक्ट उठाई है। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF या पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कॉइल, V इज इक्वल्स टू L di/dt। क्लियर? तो जैसे जैसे, यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। दूसरी जो बात है हमारे पास कि इन केस ऑफ कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर के केस में आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C और उसको अगर हम एक बैटरी से ज्वाइन करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, क्लियर, तो उस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा Q, यानी Q इज इक्वल्स टू CV, ये हमने पढ़ा। अभी अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, देन dq/dt इज इक्वल्स टू C एंड dv/dt। अभी dq/dt क्या है हमारे पास, करंट, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू C इंटू dv/dt। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज को कंट्रोल करता है कौन, करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिसाइड द वोल्टेज, बट इन केस ऑफ कैपेसिटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज डिसाइड करंट, डिसाइड वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट AC के बारे में बताया। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट
ओवर ए हाफ साइकिल ऑफ एसी। देखो हम फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए हाफ साइकिल is equal to value of that steady current which send same charge value of steady current which send same charge in circuit in half cycle या in half time t/2 as is sent by AC in same circuit in same time। देखो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक स्टेडी करंट एक कांस्टेंट करंट मान लिया हमने, ठीक है, कि एसी के अंदर अल्टरनेटिंग जो हमारा सर्किट है जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, उस एसी सर्किट के अंदर हमने एक करंट की स्टेडी जो वैल्यू है वो मान ली, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये जो स्टेडी करंट है जब उस सर्किट के अंदर फ्लो करता है तो ये उतना ही चार्ज उस सर्किट में सेंड करेगा जितना कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, वो सेम सर्किट के अंदर और सेम टाइम में फ्लो करता है, ठीक है। देखिए एक बात कि अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है I इज इक्वल्स टू आई नोड साइन ओमेगा टी, ये करंट मैंने पास कराया किसी सर्किट में, कितने टाइम के लिए, t/2 टाइम के लिए। इसने कितना चार्ज सेंड किया, q चार्ज सेंड किया, ठीक है। अब मैंने एक स्टेडी करंट लिया, कौन, im, कोई भी स्टेडी करंट लिया, ये भी इस सर्किट में ही फ्लो कराया, कितने टाइम के लिए, t/2 टाइम के लिए। अगर ये करंट t/2 टाइम के लिए जब इस सर्किट में फ्लो होता है और उतना ही चार्ज सेंड कर देता है जितना कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहेंगे मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम लेकर चलते हैं, let I is equals to I naught sin omega t be an alternating current flowing in a circuit। Suppose होता नहीं है, हम suppose करके चल रहे हैं, suppose I be value of AC constant for a small time constant for a small time dt, then charge sent by, then small charge sent by AC is, देखो हमने क्या लिखा कि भाई जो हमारा एसी सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक एसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एसी करंट की वैल्यू जो है
वो थोड़े से टाइम के बाद लगातार चेंज होती जाती है। ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं कि भाई आई जो है ना वो इस एसी की वैल्यू है, एक एवरेज वैल्यू है, एक वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं जो कि एक स्मॉल टाइम dt के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस स्मॉल टाइम में ये जो करंट है ये कितना चार्ज फ्लो करेगा, dq इज इक्वल्स टू आई इंटू dt। क्लियर। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है हाफ साइकिल के लिए। देन चार्ज सेंड इन या ड्यूरिंग हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के दौरान कितना चार्ज सेंड होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, q इज इक्वल्स टू dq का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t/2। अब dq की वैल्यू क्या है हमारे पास i इंटू dt। तो यहां से अब हम i की वैल्यू डालते हैं, i की वैल्यू है हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। अभी ये चार्ज फ्लो होगा q इज इक्वल्स टू, यहां से आई नोड को हमने बाहर ले लिया, अभी इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन ओमेगा टी dt। अब साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अपॉन ओमेगा, और हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू t/2। अब इसके बाद यहां से हमारे पास जो चार्ज है वो आ गया q इज इक्वल्स टू आई नॉट, माइनस साइन बाहर ले ले, ठीक है, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं अपॉन ओमेगा, अभी अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी, और लिमिट पुट करनी है हमें 0 से t/2। अब हमें पता है हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी के लिए हम लिखेंगे कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/t। अब मैंने लिमिट पुट की तो t की जगह क्या पुट करेंगे, t/2 माइनस कॉस 0 डिग्री। क्लियर। अब यहां से माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू आई हमारे पास -1, माइनस कॉस 0 1, यानी ये हो गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और -2, अभी माइनस माइनस प्लस, देन 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये चार्ज सेंड किया किसने, एससी ने। क्लियर। अब मैं मान लेता हूं, लेट, यहां पर मान रहे हैं, लेट आई एम बी वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट flowing for time, flowing for half cycle and send same charge। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम एक स्टेडी करंट फ्लो कराते हैं सर्किट के अंदर t/2 टाइम के लिए और वो भी उतना ही चार्ज सेंड करता है जितना कि एसी ने किया था, तो हम इस स्टेडी करंट को बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, आई एम इंटू t/2, और जैसा कि मैंने कहा दोनों चार्ज क्या है, सेम है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आई एम इंटू t/2 इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t, t ऊपर चला गया, t से t कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि जो मीन वैल्यू आई वो क्या आई 2 आई नॉट अपॉन पाई। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल्स टू 0.637 आई नॉट। यानी हम कह सकते हैं कि जो मीन और एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो
63.7% होती है उसकी पीक वैल्यू का। ठीक है, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम दूसरे हाफ साइकिल में अगर हम कैलकुलेट करें मीन या एवरेज वैल्यू फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, तो अगर हम सेकेंड हाफ साइकिल में यही वैल्यू चेक करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा लेकिन माइनस साइन लगेगा 0.637 आई नॉट। ये हमारा आंसर है। यानी कि अगर मैं कंप्लीट साइकिल के लिए कहूं एवरेज वैल्यू फॉर ऑफ कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एससी ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, आई एम प्लस आई एम डैश, यानी कि 0.637 आई नॉट माइनस 0.637 आई नॉट, क्या आया, 0। इसीलिए मैंने कहा था कि ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ एसी इज 0। ठीक है, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0। तो ये थे हमारे आज के एक दो टॉपिक, और इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए और अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।